हेलो एवरीवन, आई एम नहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स क्या होता है, पहले हम अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे। पहले रोटेशनल क्या होता है, फिर डायनेमिक्स क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे और डायनेमिक्स को भी क्या करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। ओके, जैसे सपोज दैट कि कोई अगर बॉल है, ठीक है, और बॉल वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। t इक्वल टू 5 सेकंड में वो कितना ऊपर से नीचे हाइट तक, मतलब नीचे आ जाएगा, यानी उसका हाइट कितना होगा। सपोज समझ में आ रहा है, हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, हम ये पता करेंगे कि अगर वेलोसिटी इतना है तो वो वेलोसिटी कितना समय होगा उसका वेलोसिटी। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी पता कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे क्वांटिटी पता करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो किसी में आ जाता है, हमारा काइनेमेटिक्स में आ जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि ये अराइज होता है कि जो बॉल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, रीजन क्या है, जब इसमें कॉज आ जाए, कारण आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा डायनेमिक्स में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें पता है कि बॉल जो ऊपर से जो नीचे गिरता है वो किस वजह से आता है, इसका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो डायनेमिक्स आप समझ में आ गया। डायनेमिक्स क्या है, एक कॉज है, कारण होता है कि बॉल अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, इसका रीजन क्या है। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसको बोलते हैं डायनेमिक्स। अब एक टर्म्स है रोटेशनल। बेसिकली रोटेशनल जो है एक रिजिड बॉडी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स अलोंग अ सर्कल और एन सर्कुलर आर्क द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है, कोई भी पार्टिकल्स अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट वो मूव करती है, यानी हमारा जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से वो कैसा होगा, सेम होगा, और उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, जो पॉइंट जो फिक्स है उसके अबाउट पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रोटेशनल की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, रिजिड बॉडी मूव करेगा किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, एक रिजिड बॉडी है ना। अब ये हमारा क्या है, एक फिक्स एक्सिस है। अब ये फिक्स एक्सिस है तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस है, और इस एक्सिस के बाद ये हमारा घूम रहा है, तो इस मोशन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, ये समझ में आ गया अच्छे से। रोटेशनल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन में बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल की मूवमेंट होती है, और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रिजिड बॉडी की मूवमेंट होती है। अब रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी बेसिकली बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल होते हैं, जिसमें से किसी का दो पार्टिकल जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई रिजिड बॉडी है, सपोज कीजिए, ठीक है, और हमें पता है कि बहुत सारे पार्टिकल से ये हमारा रिजिड बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसके पास इस रिजिड बॉडी का वेलोसिटी v देते हैं तो हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो v होगा। ठीक है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, है ना। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v होगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि दो पार्टिकल के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, अगर ये भी v से चलेगा, ये भी v से चलेगा, तो वो ये वाला इसको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि हम क्या हो रहा है, ये रेस्ट पे है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच एनी टू पार्टिकल्स डिस्टेंस इज फिक्स। इसका जो दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ओके, अब सर्कुलर मोशन में
कौन कौन सा सर्कुलर मोशन होता है? जैसे प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन, यानी हमारा जो अर्थ होता है सन के चारों तरफ घूमता घूमता है, उसको भी हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम होता है, एक बॉब यहाँ लगा देते हैं। जैसे आप सिंपल पेंडुलम क्या होता है देखिए, जैसे ये है, ये हमारा बॉब है, इसका लेंथ एल है, तो ये क्या होता है जब ये ऐसे मूवमेंट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? मोशन ऑफ स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग। अब जैसे ये जो हम, जैसे मैंने रस्सी लिया, रस्सी को मैंने एक ईटा से, मतलब कोई मास से जोड़ दिया और उसको मैं ऐसे नचा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे जब घुमाऊंगा तो क्या होगा? उसको घुमाएंगे तो क्या होगा? वो हमारा कौन सा मोशन है? हमारा सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है? ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कौन? जैसे ये एक मास m है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका हमारा स्पीड क्या है? v है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो ये दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला लिखा हुआ है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज विथ टाइम। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, आखिर रीजन क्या है? ठीक है, तो हमें यह पता चला कि देखिए क्या होता है, ओके, कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो देखो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन क्या होता है इस जो मास, ये जो मास है जिसका वेलोसिटी v है वो इधर जाना चाहता है, लेकिन क्या है इस सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, वो क्या कर देता है? इसको ऐसे घुमा देता है। ठीक है, अब ये चाहेगा फिर मैं ऐसे जाऊं, ठीक है, लेकिन फिर क्या करेगा? ये जो फोर्स होगा इसको ऐसे घुमा देगा। ठीक है, और ऐसे घुमाते घुमाते क्या होता है कि हमारा जो फोर्स लगता है वो हमेशा सॉरी ये सेंटर की तरफ लगता है, ऐसे सेंटर की तरफ लगता है, तो ऐसे हमारा पार्टिकल है ऐसे मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? कोई सेंट्रिपिटल, कोई भी फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, और जब फोर्स लगेगा तो हमें पता है कि फोर्स से हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। इसलिए क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी होगा ऑलवेज चेंज विथ टाइम होगा। और हमें पता है कि इट इज जब सर्कुलर मोशन है तो ये क्या क्या होगा? इट इज अ पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रहा? ये क्या हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम देयर इज ऑलवेज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने बताया अभी कि इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सेलरेशन का एग्जिस्टेंस है, यानी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तब जाके वेलोसिटी हमारा चेंज कर रहा है। ओके, अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, बेसिकली देखिए ये जो लीनियर मोशन का और सर्कुलर मोशन, यानी जो हमारा जो लीनियर मोशन का ये जो टर्म्स होता है कुछ एनालॉजी होती है। ठीक है, लीनियर मोशन एनालॉजी टू द लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसका कहने क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर में अगर हम ये कहते हैं, ओके, लीनियर में अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो सर्कुलर में क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अगर अगर हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं तो एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसी तरह एंगुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इस क्या होता है? डीवी बाई डी टी। उसी तरह अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और यहां वी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह हमारा क्या होगा? इसको हम एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर बाय एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे ए इक्वल टू क्या है? डीवी बाई डी टी। ओके,
इसको हम क्या करेंगे, v क्या होता है हमारा ds बाई डी टी, तो d बाई डी टी इसको लिखेंगे ds बाई डी टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर। उसी तरह अगर हम सर्कुलर की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा, v के जगह पे लीनियर वेलोसिटी जगह पे ओमेगा आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, अब इसके जगह क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा की जगह लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे इस चीज को हम लिखते हैं। अब जैसे लीनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या था हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या था एक्सेलरेशन, एंड टी क्या है टाइम है ना। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें अगर बात करेंगे एंगुलर में, सर्कुलर में बात करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंड टी क्या है टाइम है। ठीक है, उसी तरह s हो जाएगा, उसी s इक्वल यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये इसमें ये वैलिड कब है, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो। ठीक है, और ये वैलिड कब होगा, जब हमारा अल्फा कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है लीनियर एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे अल्फा जो है इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसमें यहाँ पे इसमें अल्फा जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है ओके। अब पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना, तो कैसे पढ़ेंगे देखिए। ठीक है, यानी किसका डायरेक्शन पढ़ा है मुझे, थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए। क्या होता है, जब कभी भी कोई भी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब क्लॉकवाइज करेगी तो मैं क्या करूंगा, इस फिंगर को ऐसे रखूंगा और इस फिंगर को रोटेशन के डायरेक्शन में से घुमाऊंगा। ठीक है, ऐसे फिंगर को रोटेशन एंगल में घुमाऊंगा, तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। यानी जो डायरेक्शन थीटा का होगा वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। तो इस समय हमारा जो थीटा और ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये होता है क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे और इसमें चारों फिंगर को ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन देगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। ठीक है, समझ में आया, थीटा एंड ओमेगा का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा ओमेगा पे। ठीक है, जैसे देखिए, जब ओमेगा हमारा बढ़ेगा, जैसे हम क्या करते हैं, ओमेगा कब बढ़ता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फैन ऑन करते हैं, ठीक है, जब फैन ऑन करते हैं तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब बढ़ता है तो उस समय हमारा ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे उस समय एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है, तो उस समय क्या होगा, हमारा अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो इस समय हमारा, अगर हम इसमें बात करें कि अगर हमारा ओमेगा बढ़ रहा है तो हमारा अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा का डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। इस समय क्या होगा, जब हमारा ओमेगा बढ़ेगा, और इस समय भी क्या होगा, हमारा ओमेगा बढ़ेगा, तो जो डायरेक्शन हमारा जब हमारा ओमेगा बढ़ेगा तो इस समय हमारा अल्फा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, ओके। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा ओमेगा घटेगा, तो अल्फा का डायरेक्शन वो होगा जो ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा के अपोजिट
डायरेक्शन होगा, यानी जब कब होगा ये, जब हमारा ओमेगा का वैल्यू जो है कम होते जाता है। वो कब ओमेगा कम होता है, जैसे हम क्या करते हैं, फैन ऑफ करने लगते हैं, तो फैन ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटते जाता है। तो स्पीड जब घटेगा इसका मतलब क्या, ओमेगा कम होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू उस समय हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब ओमेगा बढ़ता है तो अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव। जब हमारा ओमेगा घटता है तो अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, जब ओमेगा घटेगा तो अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब इस केस में देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारा जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू हम क्या करेंगे, घटा रहे हैं। तो देखिए जब हम ऐसे फिंगर करते हैं तो हमें पता है कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो अल्फा का डायरेक्शन कहाँ आएगा, बाहर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इस केस में क्या होगा। इस केस में देखिए ऐसे, इस केस में देखिए ऐसे, इसमें भी क्या हो रहा है, ओमेगा हमारा घट रहा है। तो क्या होगा, ऐसे जब करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा ओमेगा का डायरेक्शन होगा। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो अल्फा का क्या होगा डायरेक्शन, अल्फा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द कर्ल ऑफ द फिंगर ऑफ राइट हैंड along the sense of direction of motion of object, then the direction of thumb will be the direction of angular displacement and velocity vector. अब डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी सेम एज ओमेगा इफ ओमेगा इज इंक्रीजेज एंड इट विल बी अपोजिट टू ओमेगा इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अल्फा सेम कब होगा, जब ओमेगा हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा, और इट विल बी अपोजिट टू ओमेगा इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, यानी अल्फा डिक्रीज तभी करेगा जब हमारा सॉरी अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट होगा जब हमारा ओमेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा किससे रिलेट कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे अल्फा। ठीक है ना, अब इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अल्फा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। ठीक है, तो ये कब आया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आया हुआ है 2019 और 2020 में आया हुआ है। ये कब आया है, 2000, ये 2019 में और ये 2020 में आया हुआ है। डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो ये आया हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए इसमें क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसमें अगर हमारा स्पीड क्या है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड है, इधर भी क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, यानी स्पीड क्या है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, तो जब ये स्पीड अगर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे देखो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आर क्या है हमारा, रेडियस है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। तो जब हमारा v कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ लिखा v इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट। अब देखो अल्फा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। अब चूंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है ना। जब ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा
11th क्लास में AT इक्वल टू आर अल्फा। जब अल्फा जीरो है तो हमारा AT भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। AT क्या है, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो इस डायरेक्शन में लगता है ऐसे, AT इसको बोलते हैं। लेकिन इस केस में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ओके, समझ में आया? ओके, तो यहां पर रिलेशन भी हमने लिखा है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। AR क्या है, AR इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं। इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, हमारा जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे देखते हैं, इसको एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, ओके, जैसे देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे ये कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है जिसका मास m है। हो सकता है कि इस समय यहाँ स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल का है। इस पॉइंट पे ठीक है, ओके, इस पॉइंट पे जो हमारा जो स्पीड है v इक्वल टू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पे v जो है 7 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पे v जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो कैसा है, कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो हमारा ओमेगा भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। जब v कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा जो है टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो अब ये डी जो डी ओमेगा बाई डी टी क्या वेरी कर रहा है, तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, अल्फा जीरो हो जाएगा। अब ए टी क्या होता है, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। ए टी क्या होता है, व्हाट इज ए टी, ए टी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये आर रेडियस है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस समय हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा ये। ठीक है, ठीक है, ए टी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में आया? ओके, ए टी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेडियस है। ओके, अब सेंटर की तरफ भी ये हमारा देखो सर्कुलर मोशन करेगा तो हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ओके, तो या तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों के केस में हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन होने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप क्या करते हो, एक वायर लेते हो और उसको एक मास से जोड़ देते हो। अब तुम क्या करते हो, इसको ऐसे घुमाते हो, जैसे पकड़ कर रखो तो उसको घुमा रहे हो, जब तक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपके सेंटर पे, जैसे हाथ की तरफ जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जैसे तुम छोड़ते हो, उसका जो स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो मास जो अटैच हुआ वो किस तरफ जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन चला जाता है। क्यों जाता है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ओके, ओके, आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज और, अब देखिए ध्यान से, इसको समझेंगे ऐसे, यहीं पे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा 80 हो गया है ना, इसको ऐसे समझो यहाँ पे। ओके, दिख रहा है क्या? ओके, अब देखिए सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। जैसे मान लो ये मास m है, ठीक है,
और ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ क्या लग रहा है हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, और इधर क्या हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कुछ आएगा, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए नेट यहाँ पे, तो उसका जो वैल्यू आएगा ए नेट इक्वल टू रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो AT और AC के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और हमें पता है कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री होगा, अगर A वेक्टर है एक V वेक्टर है, तो क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस 2ab cos थीटा भी होता है, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री है, यानी A और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए वो टर्म्स जीरो हो जाता है, इसलिए लिखते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे एक जगह पे AT है, B की जगह पे AC है, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर लिखा है। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, ओके। और ये नेट एक्सेलरेशन कैसा है, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन, नॉट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, ओके। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ओके। अब पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन किस वजह से हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 2010 और 2018 में आया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर कोई भी मास m है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो अगर ये एक्सेलरेशन अगर हम कंसिडर करते हैं सेंटर की तरफ, ठीक है ना, तो इसका मतलब हम क्या है, जैसे देखो पहले ऐसे समझो, जैसे सपोज दैट कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, जहां पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो हो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, या तो उस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो तो चाहे रेस्ट में रहे, चाहे उसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से देखते हैं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, वो सेंटर की तरफ होता है, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू यूज होता है AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, MV स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये हम लोग लिखते हैं, तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि इन सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन इज दैट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, MAC, अब इसी को हम ये लिख देंगे, ठीक है, MV स्क्वायर बाई आर, ओके। तो ये हमारा क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, और ये इनर्शियल फ्रेम से कंसिडर करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से जब हम देखेंगे कोई पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मैं क्या कहूँ, ग्राउंड पे खड़ा हूँ, और ग्राउंड को हम क्या मानते हैं कि वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऐसा लगेगा कि वो जो बॉल है, वो बॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उस बॉल पे क्या लगा, सेंटर पे लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये रियल फोर्स होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग रियल फोर्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ रियल फोर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके, ठीक है।
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलेंगे? अब देखिए, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेशन कब महसूस हो रहा था, कब ऐसा लग रहा था कि हाँ उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेशन लग रहा है, कि जैसे वायर है उस पर मास है, उस वायर को मास से कनेक्टेड कर देंगे तो वो वायर जो है वो ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो बाहर वाला जो बंदा है जो देखेगा उस बॉल पे कि हाँ उस पर कहाँ फोर्स लग रहा है, कहाँ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो पता ये चल रहा है कि वो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अब वो बंदा क्या है, इसी मास पे बैठ गया है, इसी मास पे क्या होगा, बैठ गया है। जैसे अब वो जो बंदा है वो इसी मास पे क्या होगा, बैठ गया है, ठीक है। तो ये अपने आप को महसूस करेगा कि हमारे ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो बाहर की तरफ लग रहा है, सेंटर से दूर जा रहा है। तो इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये रियल फोर्स नहीं होता है, इट इज ए सूडो फोर्स, इट इज ए सूडो फोर्स। क्या होता है, सूडो फोर्स होता है ना, ठीक है। तो यहां पर आप लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is a type of pseudo force. It acts along the radius and directed away from the center of the circle. ठीक है, तो आप ये दोनों को डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब एक चीज और एग्जांपल से थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा सेंट्रीफ्यूगल के बारे में थोड़ा सा, कि जैसे क्या होता है, कोई बस ऐसे टर्न कर रही है, कैसे कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है, ठीक है। जब ये टर्न करेगी तो क्या होगा, मैं कहाँ जाता हूँ, इस तरफ होने लगता हूँ, यानी हमारा जो पोजीशन होता है, मेरे पे फोर्स जो लगती है वो इस तरफ होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जो बस जो है ऐसे टर्न करती है तो मेरे पर जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगने लगता है। तो ये जो फोर्स होता है दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रियल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंटर के बाहर लगती है, समझ में आ रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को कम महसूस करते हैं जब हम इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम महसूस करते हैं जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं। जैसे देखिए, जब हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा जो हम जब घूम रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रहा है। वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होता है। समझ में आ गया कि आपने देखा कि कितना अच्छा से पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ जब ये लास्ट लेक्चर होगा इसका इस रोटेशनल डायनेमिक्स का, तो वहां पे वो लेक्चर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो पीवाईक्यू में जो आया हुआ है पिछले साल का, उसको भी बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। एक अलग सा सीरीज आएगी उस पे इस लेक्चर का न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा, ठीक है, जो बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आप उसको वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जब आएगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और आई होप हो आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।